Hello students, today we will discuss the uh, three type of gas lasers and two types of gas laser and one and the other is the dye laser. Okay, so first we will discuss the argon ion laser and then uh, the CO2 laser, the CO2 laser. This is also a gas laser, and then we will discuss the dye lasers. Okay, so first we move on the argon ion laser. So what is the argon ion laser? So in an argon ion laser, in an argon ion laser one uses the energy levels of the ionized argon atom, and the laser emits various discrete lines in the 3500 to 5200 एंगस्ट्रम वेवलेंथ रीजन. सो जो आर्गन आयन लेज़र है इसमें जो एनर्जी लेवल्स हैं वो आयनाइज्ड आर्गन एटम के लिए हैं. ठीक है, जबकि अभी तक आपने जैसे हीलियम नियॉन एटम, हीलियम नियॉन गैस लेज़र की बात की हमने वहाँ पर वहाँ पे ये नहीं देखा, जबकि यहाँ पर हम आयनाइज्ड आर्गन एटम ले रहे हैं एंड दी लेज़र एमिट्स वेरियस discrete lines in the 3500 to 5200 एंगस्ट्रम वेवलेंथ रीजन. तो यहाँ पर जो हमें वेरियस डिस्क्रीट लाइंस मिलती हैं, अलग अलग जो लाइंस मिलती है लेज़र की, वो हमें इस पूरे रीजन में मिलती है, इस पूरे रीजन के अंदर हमें मिलती है. ओके, इस पूरे वेवलेंथ रीजन के अंदर 3500 टू 5200 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ रीजन के अंदर मिलती है. ओके, सम ऑफ द लेवल्स टेकिंग पार्ट इन द लेजर ट्रांजिशन कॉरस्पॉन्डिंग टू द आर्गन आयन लेजर इज शोन इन द फिगर. तो इसमें कुछ जो लेवल्स जो कि लेज़र ट्रांजिशन में इन्वॉल्व हैं उस आर्गन आयन लेज़र के, वो इस फिगर में आपको दिखाए गए हैं. एंड दी आर्गन एटम्स have to be first ionized and then excited to the higher energy levels of the ion. तो पहले तो इन आर्गन एटम्स को क्या करना होगा, फर्स्ट जो है इनको आयनाइज करना पड़ेगा एंड देन ये जो हैं वो हायर एनर्जी लेवल्स के लिए एक्साइटेड होंगे. ठीक है, तो वही इसमें दिखा रखा है कि ये जो है वो आर्गन की ग्राउंड स्टेट है. तो फर्स्ट जो है इसको पहले क्या किया गया है, सबसे पहले इसको आयनाइज्ड किया गया है. तो पहले इसको आयनाइज्ड किया जाता है और तब जो है इसको हायर एनर्जी स्टेट्स में जो है क्या किया जाता है, इसको पंप, जिसे हम पंपिंग प्रोसेस बोलते हैं, वो किया जाता है. ठीक है, तो ड्यू टू द लार्ज एनर्जीज इन्वॉल्व इन दिस दी आर्गन आयन लेज़र डिस्चार्ज इज़ वेरी इंटेंस. क्योंकि इसमें हमें लार्ज एनर्जीज लगानी पड़ती है, लार्ज एनर्जीज का इन्वॉल्वमेंट है इसमें, क्योंकि हमें इसमें आर्गन को पहले आर्गन आयन में चेंज करना है. ठीक है, तो आर्गन को पहले आर्गन आयन में चेंज करेंगे और फिर उसके बाद हमने इसको एक्साइट करना है हायर एनर्जी लेवल्स में, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है. तो ड्यू टू दिस द आर्गन आयन लेज़र डिस्चार्ज इज़ वेरी इंटेंस. इसलिए यहाँ पर जो आर्गन आयन लेज़र डिस्चार्ज होगा वो बहुत इंटेंस होगा और टिपिकली द वैल्यूज़ जो हैं वो 40 एम्पियर एंड 165 वोल्ट की होंगी. सो दिस इज़ द फिगर ऑफ द आर्गन आयन लेज़र, energy levels of the argon ion laser. Okay, so out of the many possible lines a particular wavelength is chosen by placing a dispersive prism inside the cavity close to one of the mirror. तो अगर हम कैविटी में एक मिरर की तरफ एक डिस्पर्सिव प्रिज्म लगा दें तो हमें कई पॉसिबल लाइंस मिलेंगी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए. ठीक है, सो वन ऑफ द आउट ऑफ द मैनी पॉसिबल लाइंस अ पर्टिकुलर वेवलेंथ इज चूजन. तो पर्टिकुलर वेवलेंथ हमें, क्योंकि कई एक बहुत बड़े रीजन में जो है हमें आउटपुट जो लाइंस हैं लेज़र ट्रांजिशन है वो मिल रही हैं,
वो कौन सा रीजन है, 3500 to 5200 एंगस्ट्रॉम। हमें इसमें से कौन सी लाइन चूज़ करनी है या फिर जो हमें लेज़र ट्रांजिशन चूज़ करनी है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक डिस्पर्सिव प्रिज्म लगाना पड़ेगा। कैविटी के किसी भी एक मिरर की तरफ हमें एक डिस्पर्सिव प्रिज्म लगाना पड़ेगा। ओके, सो फीडबैक इज ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग द प्रिज्म मिरर सिस्टम ओनली एट द वेवलेंथ विच इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द मिरर। तो फीडबैक जो है हमें कहाँ पे ऑब्टेन होगा, जब हम प्रिज्म मिरर को जो है सिस्टम के जो प्रिज्म मिरर सिस्टम जो है उसको जब हम रोटेट करेंगे और वो उसी वेवलेंथ पे जो है वो फीडबैक देगा जो कि उस मिरर पे नॉर्मली इंसिडेंट हुई। ठीक है, तो उस मिरर पे जो परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होती है उस वेवलेंथ के लिए जो है हमें फीडबैक मिलेगा। ओके, सो द आउटपुट पावर इन अ कॉन्टिन्यूस वेव आर्गन लेज़र इज 3 to 5 वॉट। सो यहाँ पर जो पावर फॉर्मेशन है कॉन्टिन्यूस वेव आर्गन लेज़र की वो 3 to 5 वॉट होती है। एंड सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एमिशन वेवलेंथ्स, जो इम्पॉर्टेंट एमिशन वेवलेंथ्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं, जैसे 5145 एंगस्ट्रॉम, 4965 एंगस्ट्रॉम and 4880 angstrom and 4765 angstrom and 4579 angstrom. So these are some important emission wavelengths for the laser argon ion laser. Okay, so this was the energy level diagram of the argon ion laser. From this level to this level, the laser transition is occurring from these levels to this level. So these are the laser transitions. Okay, now the CO2 laser, so in helium neon laser and argon ion laser, transitions occur among the various excited electronic states. जैसे कि आप देख सकते हो कि हीलियम नियॉन लेज़र के केस में भी और आर्गन आयन लेज़र का केस तो आप आज ही पढ़ रहे हो, उसमें आर्गन आयन लेज़र के केस में भी ये जो ट्रांजिशन होना है, लेज़र ट्रांजिशन जो हो रहा है वो डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स के बीच में हो रहा है। ये भी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स हैं और ये भी जो है इसका एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है। तो एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में जब ट्रांजिशंस हो रहे हैं तो वो हमें लेज़र ट्रांजिशन दे रहे हैं, लेज़र एमिशन दे रहे हैं। लेकिन जो CO2 का केस है, CO2 लेज़र के केस में क्या होता है, जो लेज़र ट्रांजिशन है वो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स के बीच में ना होकर के अब क्या हो रहा है, ट्रांजिशंस जो हो रहा है वो बिटवीन डिफरेंट वाइब्रेशनल स्टेट्स हो रहा है। यानी कि अब जो है वो ट्रांजिशन जो है वो किसके बीच में नहीं हो रहा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के बीच में नहीं हो रहा, अब वाइब्रेशनल स्टेट्स के बीच में हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स के बीच में जो ट्रांजिशन था वो किस किस में हमने देखा, वो हम आर्गन आयन लेज़र में देखा। और ये जो स्टेट्स हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स हैं, तो आर्गन आयन लेज़र और हीलियम नियॉन लेज़र में जो ट्रांजिशन होता है, लेज़र ट्रांजिशन, वो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स के बीच में होता है। जबकि CO2 लेज़र के केस में जो लेज़र ट्रांजिशन होता है वो किसके बीच में होता है, आपका वाइब्रेशनल स्टेट्स के बीच में। ओके, सो इन CO2 लेज़र वन यूजेस द ट्रांजिशंस अकरिंग बिटवीन द डिफरेंट वाइब्रेशनल स्टेट्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। सो कार्बन डाइऑक्साइड जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसकी जो डिफरेंट वाइब्रेशनल स्टेट्स हैं उनके बीच में जो ट्रांजिशन होता है उनकी वजह से हमें लेज़र ट्रांजिशन यहाँ पर मिलता है। सो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल यानी कि CO2 मॉलिक्यूल जो है वो आपको पता है कि it consists of a central carbon atom with 2 oxygen atoms attached on either side. Such a molecule can vibrate in 3 independent modes of vibration. तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है वो किस तरीके से होता है कि सेंटर में कार्बन होगा और इसकी दोनों तरफ जो है वो ऑक्सीजन होंगी। ठीक है, ऑक्सीजन के एटम्स होंगे। तो ये जो मॉलिक्यूल है, ये CO2 जो मॉलिक्यूल है, ये 3 अलग अलग इंडिपेंडेंट मोड्स में वाइब्रेट कर सकता है।
वो वो कौन कौन से मोड हैं। एक तो आपका मोड है सिमेट्रिक स्ट्रेच मोड, ये वाला, ठीक है। दूसरा आपका जो है वो बेंडिंग मोड है, ये वाला। और तीसरा जो है आपका एसिमेट्रिक स्ट्रेच मोड है। ओके, तो इस तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है वो एक तो यहाँ ऐसा इस तरीके से वाइब्रेट करता है कि ऑक्सीजन, जैसे आपने इसमें देख रहे हो आप, इसमें ये किस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है, ऑक्सीजन ये ऐसा वाइब्रेट करेगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक स्ट्रेच मोड। और अगर ये बैंडिंग यानी कि ऑक्सीजन जो है वो कार्बन से एक एंगल बनाएंगे, अगर दोनों ऑक्सीजन जो है, तो इसको हम, और तब यानी कि ऐसे ये जो है वो इस तरीके से अप एंड डाउन वाइब्रेट करेंगे। ये जो सेंटर में जो कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम है और ये ऑक्सीजन एटम है, तो ये जो है ऐसे इस तरीके से परपेंडिकुलरली जो है वो क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, ठीक है। तो वाइब्रेशंस जो हैं वो ऑक्सीजन की इस डायरेक्शन में हो रही हैं, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ठीक है। यहाँ भी अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, तो ये हम कहेंगे इसको बेंडिंग मोड। और तीसरा जो एसिमेट्रिक स्ट्रेच मोड है, उसमें क्या होता है कि कार्बन भी जो है वाइब्रेट कर रहा है अपनी एक्सिस के अबाउट, और ये जो ऑक्सीजन है ये भी इस तरीके से वाइब्रेट कर रहे हैं, और ये वाला ऑक्सीजन भी इस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है। तो दिस इज कॉल्ड द एसिमेट्रिक स्ट्रेच मोड। तो ये तीन मोड्स हैं जिनमें कि कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है वो इंडिपेंडेंटली वाइब्रेट कर सकता है। सो ईच ऑफ दीज मोड्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी of vibration. Okay, so each of these modes is characterized by a definite frequency of vibration. इनकी जो है अलग अलग फ्रिक्वेंसी होगी, क्योंकि अलग अलग वाइब्रेशन कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं, तो इनकी जो है वो अलग अलग क्या होंगी, फ्रिक्वेंसीज होंगी। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दी basic quantum mechanics, these vibrational degrees of freedom are quantized. That is, when a molecule vibrates in any of the modes, it can have only a discrete set of energies. तो किसी भी मोड में अगर ये किसी भी, चाहे इस मोड में हो, चाहे इस वाले मोड में हो, चाहे इस वाले मोड में, तीनों में से किसी भी मोड में अगर मॉलिक्यूल वाइब्रेट करता है, तो इसके अलग अलग जो है डिस्क्रीट सेट होंगे एनर्जीज के, अलग अलग सबके लिए जो है अलग अलग एनर्जीज की वैल्यू होंगी, ठीक है। सो अगर μ1 जो है वो फ्रिक्वेंसी है कॉरेस्पॉन्डिंग टू दी सिमेट्रिक स्ट्रेच मोड। अगर हम चलो सिमेट्रिक स्ट्रेच मोड का ही एग्जांपल ले लेते हैं, तो सिमेट्रिक स्ट्रेच मोड की जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या है, अगर μ1 है, तो तब जो मॉलिक्यूल होगा उसकी जो एनर्जी होगी वो होगी E1 इक्वल्स टू m प्लस हाफ इंटू एच μ1, E1 equals to m plus half into h nu1, where m equals to 0, 1, 2 and so on. So जो E1 जो होगा EM होगा, आपको ये EM होगा, ठीक है। So this is EM, okay. EM equals to m plus half h nu1. So E1 जो है आप निकाल सकते हो कितना होगा, या E0 जो होगा वो होगा हाफ h nu1, ठीक है। इस तरीके से E1 निकाल सकते हो, वो होगा आपका 3/2 h nu1, एंड ऐसे ही आप E2 निकाल सकते हो, वो होगा आपका 5/2 h nu1। तो इस तरीके से जो मॉलिक्यूल्स जो इस मॉलिक्यूल की इस पर्टिकुलर मोड के लिए डिफरेंट डिस्क्रीट एनर्जी होंगी। ओके, so since the carbon dioxide molecule can vibrate in a combination of three modes, the state of vibration can be described by three integers m and q। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है वो इन तीनों मोड्स की, जो तीन मोड्स हमने बताए आपको, ये सिमेट्रिक, बेंडिंग एंड एसिमेट्रिक स्ट्रेच मोड, तो इन तीनों मोड का कॉम्बिनेशन के रूप में ये जो है वो वाइब्रेट कर सकता है। इसलिए जो स्टेट ऑफ वाइब्रेशन है वो हम इन थ्री इंटीजर्स m and q से डिस्क्राइब कर सकते हैं। नाउ द फिगर शोज
the various vibrational energy levels taking part in the laser transition। तो लेज़र ट्रांजिशन में आप इसको जो ये CO2 के लिए, ये जो CO2 लेज़र है इसके लिए ये आपका एनर्जी लेवल डायग्राम है। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें नाइट्रोजन का भी दिखा रखा है, ये अभी हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर जो CO2 के लिए है वो केवल इतना है। ओके, so the laser transition at 10.6 micrometer occurs between the 001 and 100 levels of the carbon dioxide। ये है, ये वाला जो लेवल है ये है 001 लेवल एंड दिस लेवल इज 100 लेवल। ठीक है, तो ट्रांजिशन जो है वो 10.6 माइक्रोमीटर वाला जो ट्रांजिशन है वो, यानी कि इस लेज़र जो इमिशन है इसकी वेवलेंथ है 10.6 माइक्रोमीटर। तो ये ट्रांजिशन जो है किस किस के बीच में आकर हो रही है, ये हो रही है 001 लेवल के और 100 लेवल के बीच में। तो ये जो 001 है ये क्या है, एम एन एंड क्यू की वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से यहाँ 100 जो है वो इस पर्टिकुलर के लिए है एम एन एंड क्यू की वैल्यू। ओके, so the excitation of the carbon dioxide molecule to the long lived level 001 occurs both through collision transfer from nearly resonant excited nitrogen molecules and also from the cascading down of carbon dioxide molecules from higher energy levels। तो जो एक्साइटेशन है कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स का लॉन्ग लिव्ड लेवल 001 के लिए, ये 001 लेवल है। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स हैं इनका जो एक्साइटेशन होगा इन लेवल्स के लिए ये किसके थ्रू होता है, कॉलिजन ट्रांसफर फ्रॉम नियरली रेजोनेंट एक्साइटेड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। तो ये जो होता है ये होता है कॉलिजन ट्रांसफर के द्वारा। किसके कॉलिजन ट्रांसफर के द्वारा, जो नियरली आपका रेजोनेंट एक्साइटेड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है। इसलिए हमने यहाँ पर ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम बना रखा है। ठीक है, तो क्योंकि आपका ये जो है बगल में जो है ये भी है जो कि रेजोनेंट जो कि है नियरली रेजोनेंट एक्साइटेड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, इसकी वजह से जो कॉलिजन ट्रांसफ़र होगा उससे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अपने हायर स्टेट यानी कि जो लॉन्ग लिव स्टेट है दैट इज़ 001 लेवल, वहाँ एक्साइटेड होकर के जाएंगे। ठीक है, एटम्स कार्बन डाइऑक्साइड के, and also from the cascading down of the carbon dioxide molecules from higher energy levels। और एक तो आपका इसकी वजह से जो एक्साइटेड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है इसकी कॉलिजन ट्रांसफर की वजह से, दूसरा ये जो कास्केडिंग ये है कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेवल्स हैं इनकी वजह से भी हायर एनर्जी लेवल में कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है वो हायर एनर्जी लेवल के लिए एक्साइटेड होगा। ओके, सो द CO2 लेजर possesses an extremely high efficiency of 30%। The CO2 laser possesses an extremely high efficiency of 30%, लगभग 30% की जो है इसकी एफिशिएंसी है CO2 लेज़र की। ओके, एंड ये क्यों है, बिकॉज ऑफ द एफिशिएंट पंपिंग टू द 001 लेवल। तो 001 लेवल जो है क्योंकि ये इतना एफिशिएंट है इसको पंप करने के लिए जो एटम्स को ग्राउंड स्टेट से E5 स्टेट या 001 स्टेट में 001 लेवल में जो है एक्साइट करने के लिए जो है ये एफिशिएंट है। इसलिए जो CO2 लेज़र है वो एक हाई एफिशिएंसी को प्रोड्यूस करता है। ओके, सो 30% लगभग इसकी एफिशिएंसी है। एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ ऑल एनर्जी लेवल्स इन्वॉल्व आर क्लोज टू द ग्राउंड लेवल। और जितने भी एनर्जी लेवल्स आप देख रहे हैं ये सारे जो हैं वो लगभग जो हैं क्लोज हैं ग्राउंड स्टेट की। ठीक है, तो ग्राउंड लेवल के जो हैं ये क्लोज हैं। ओके, ग्राउंड लेवल के जो हैं ये
क्लोज हैं, इसलिए जो है इस वजह से भी CO2 लेज़र जो है वो हाई एफिशिएंसी को पजेस करता है। सो एटॉमिक क्वांटम एफिशिएंसी, एटॉमिक क्वांटम एफिशिएंसी कितनी होगी? एक तो आपकी जो है सिंपल जो एफिशिएंसी है वो तो 30% आई है, ठीक है, लेकिन जो एटॉमिक क्वांटम एफिशिएंसी है इसकी, एटॉमिक क्वांटम एफिशिएंसी जो है वो क्या है? एनर्जी डिफरेंस बिटवीन, एनर्जी डिफरेंस कॉरस्पॉन्डिंग टू द लेज़र ट्रांजिशन to the energy difference of the pump transition। तो energy difference corresponding to the laser transition, यानी कि लेज़र ट्रांजिशन किन किन के बीच में हो रहा है, कौन कौन सी एनर्जी लेवल्स के बीच में हो रहा है लेज़र ट्रांजिशन? लेज़र ट्रांजिशन जो हो रहा है वो हो रहा है E5 एंड E4 के बीच में। तो E5 एंड E4 के बीच में लेज़र ट्रांजिशन हो रहा है, और जो पंपिंग प्रोसेस है वो किस किस लेवल के बीच में हो रही है? वो हो रही है आपकी E1 एंड E5 के, सॉरी दिस पंपिंग प्रोसेस जो है वो यहाँ से इस लेवल के लिए होंगी। सो E1 एंड E5 के बीच में हुई पंपिंग प्रोसेस। तो हमें क्या करना है, जो एटॉमिक क्वांटम एफिशिएंसी वो हम कैसे निकाल सकते हैं? एटॉमिक क्वांटम एफिशिएंसी है वो कैसे निकाल सकते हैं? एनर्जी डिफरेंस कॉरस्पॉन्डिंग टू दी लेज़र ट्रांजिशन, और इसका रेशियो निकालना है हमने किसके साथ? एनर्जी डिफरेंस टू दी ऑफ दी पंप ट्रांजिशन। तो एनर्जी डिफरेंस कॉरस्पॉन्डिंग टू दी पंप ट्रांजिशन, ठीक है। तो एनर्जी डिफरेंस कॉरस्पॉन्डिंग टू दी लेज़र ट्रांजिशन जो होगी वो कितनी होगी? E5 माइनस E4, क्योंकि लेज़र ट्रांजिशन जो है वो A5 से E4 में होता है, ठीक है, हो रहा है। और जो एनर्जी डिफरेंस कॉरस्पॉन्डिंग टू द पंप ट्रांजिशन है वो होगी E5 माइनस E1, क्योंकि जो पंप ट्रांजिशन है वो हो रहा है E1 लेवल से E5 लेवल के लिए, ठीक है। इसलिए इन दोनों का जो रेशियो है, यानी कि ये अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा E5 माइनस E4 अपॉन E5 माइनस E1, दैट इज दी एटॉमिक क्वांटम एफिशिएंसी। एटॉमिक क्वांटम एफिशिएंसी जो है कितनी होगी? 45%। ओके, so this is very very high, so thus a large portion of the input power can be converted into useful laser power, क्योंकि इसकी एटॉमिक एफिशिएंसी जो है वो बहुत ज़्यादा है। एटॉमिक एफिशिएंसी कितनी है? 45% है, इसलिए एक लार्ज पोर्शन जो होगा इनपुट पावर का, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द यूजफुल लेज़र पावर। इस वजह से ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है CO2 लेज़र, क्योंकि इसका जो इनपुट पावर है इसका एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो यूज़फुल लेज़र पावर में जो है कन्वर्ट किया जाता है। ओके, सो आउटपुट पावर्स ऑफ सेवरल वाट्स टू सेवरल किलोवाट्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम CO2 लेज़र्स। तो सेवरल वाट्स की जो आउटपुट पावर है वो सेवरल वाट्स टू सेवरल किलोवाट्स, तो ये देखो आप यहाँ पर कितनी ज़्यादा एनर्जी जो है वो क्रिएट की जाती है, कितनी ज़्यादा पावर क्रिएट की जा सकती है। वॉट्स, हमने अभी तक वॉट्स देखा था, बट यहाँ पर किलो वॉट्स में जो है वो पावर क्रिएट हो रही है। तो इट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी CO2 लेजर्स। ओके, so because of their very high output power, CO2 lasers have applications in materials processing, welding, hole drilling and cutting etc. so इनकी बहुत ज़्यादा हाई आउटपुट पावर होने के कारण जो CO2 लेजर्स हैं इनकी जो है कई मार्केट में एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि वेल्डिंग के लिए, होल ड्रिलिंग के लिए और कटिंग के लिए, ठीक है। तो ये इसकी डिफरेंट जो है वो क्या है, जो मटेरियल्स जो यूज़ होते हैं इनमें, वेल्डिंग में, होल ड्रिलिंग में, कटिंग में, इनमें जो है CO2 लेजर्स की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस है ड्यू टू दी वेरी वेरी हाई आउटपुट पावर, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हो इसकी जो आउटपुट पावर है वो कितनी है? सेवरल वॉट्स टू सेवरल किलो वॉट्स। ओके, एंड नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है इसका? ये जो सारे जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं ये एप्लीकेशंस के अंदर आते हैं, तो दीज आर दी एप्लीकेशंस। ओके, so next application is that atmospheric attenuation is low at 10.6 micrometer, which leads to some applications of CO2 laser in open air communication। तो CO2 laser का जो है open air communication में भी बहुत यूज़ है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक एटेन्यूएशन जो है, एटेन्यूएशन मतलब जिसे वेवलेंथ का एटेन्यूएशन होता है, यानी कि
जिसमें एम्पलीट्यूड क्या होगा, जैसे ये आपने देखा होगा इस तरीके का एम्पलीट्यूड एटेन्यूएशन तो है वो ये, ओके। यानी कि एम्पलीट्यूड जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है, ठीक है। सो एटमॉस्फेरिक एटेन्यूएशन जो है इसका क्योंकि लो है, ठीक है, 10.6 माइक्रोमीटर पे, जो 10.6 माइक्रोमीटर लेज़र ट्रांजिशन है, इस पे एटमॉस्फेरिक एटेन्यूएशन जो है वो बहुत कम है। इसकी वजह से जो CO2 लेज़र है इनका ओपन एयर कम्युनिकेशंस में बहुत यूज़ है, ठीक है। सो दीज आर दी एप्लीकेशंस ऑफ, दीज आर दी एप्लीकेशंस, ठीक है, ऑफ द CO2 लेज़र। तो CO2 लेज़र बहुत इंपॉर्टेंट लेज़र है बिकॉज ऑफ दी हाई आउटपुट पावर। तो आउटपुट पावर इसकी जो है काफ़ी ज़्यादा है किलोवाट्स में, इसलिए इसका बहुत बहुत यूज़ है। तो CO2 लेज़र जो है आपका ये हीलियम नियॉन लेज़र और आर्गन आयन लेज़र से भी बहुत डिफरेंट है, बिकॉज यहाँ पर जो है हम जो लेज़र ट्रांजिशन होती है ये बिटवीन डिफरेंट वाइब्रेशनल स्टेट्स में देखते हैं हम। और डिफरेंट वाइब्रेशनल स्टेट्स जो हैं इसको क्यों होते हैं, क्योंकि CO2 मॉलिक्यूल जो है 3 वाइब्रेशनल 3 इंडिपेंडेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन में जो है ये वाइब्रेट करता है, इंडिपेंडेंट मोड ऑफ वाइब्रेशन करता है, एक एग्जिस्ट क्रिएट करता है, ओके। सो इट कैन वाइब्रेट इन 3 इंडिपेंडेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। तो CO2 मॉलिक्यूल, क्योंकि C आपका जो है वो क्या है, C और O जो है वो इस तरीके से इसमें O जो है इस तरीके से अटैच है, C के अगल बगल में अटैच हैं, जो कि हमें 3 मोड्स ऑफ वाइब्रेशन देते हैं, सिमेट्रिक स्ट्रेच, बेंडिंग एंड दी एसिमेट्रिक स्ट्रेच मोड्स। तो दी 3 टाइप के मोड्स के कारण ये जो लेज़र ट्रांजिशन है वो इसके डिफरेंट वाइब्रेशनल स्टेट्स के बीच में होता है, जबकि अभी तक हम पढ़ रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स के बीच में लेज़र ट्रांजिशन होता है, हीलियम नियॉन के केस में भी और आर्गन आयन लेज़र के केस में भी, ओके। तो ये आपके जो गैस लेज़र्स हैं इनमें हमने पढ़ लिया, जो गैस लेज़र्स हैं इनमें हमने पढ़ लिया आपके हीलियम नियॉन और आर्गन आयन और दी CO2 लेज़र। तो गैस लेज़र्स यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। सॉलिड स्टेट लेज़र्स में भी हमने पढ़ लिए रूबी, ND, याग एंड ND क्लास, ओके। तो ये हमारे सॉलिड स्टेट लेज़र भी हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक है जो लेज़र में, लेज़र टाइप्स में, वो है आपका डाई लेज़र। तो डाई लेज़र क्या है और डाई लेज़र कैसे बनाए जाते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड ट्यूनेबल लेज़र्स इन द विजिबल रीजन and it is the organic dye laser. So organic dye laser क्या है, one of the most widely used tunable lasers। ट्यूनेबल लेज़र्स यानी कि एक पर्टिकुलर एक ये जो है किसी भी फ्रिक्वेंसी बैंड में से एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को चूज़ कर सकती है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं ट्यूनेबल लेज़र है ये। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज ट्यूनेबल लेज़र्स इन द विजिबल रीजन। द डाइज यूज्ड इन दी लेजर्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो ये जो ऑर्गेनिक डाई लेज़र हम इसमें कह रहे हैं, तो ये जो डाई है, ये डाई जो है वो क्या है, ये कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हो सकते हैं, ठीक है, जो कि डिज़ोल्व हो जाते हैं सॉल्वेंट्स में, सच एज वाटर, एथिल अल्कोहल, मेथेनॉल एंड एथिलीन ग्लाइकोल। तो ऐसे सॉल्वेंट्स में जो है ये डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो ऐसी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं ये जो कि सॉल्वेंट्स में dissolve हो जाते हैं, ओके। सो द डाइज, these dyes are used in the laser. These dyes exhibit strong and broad absorption and fluorescent spectra। तो ये जो डाइज हैं इन ये एग्जिबिट करते हैं, ये क्या शो करते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग एंड ब्रॉड एब्जॉर्प्शन एंड फ्लोरोसेंट स्पेक्ट्रा। इनका जो फ्लोरोसेंट स्पेक्ट्रा या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है ये काफ़ी वाइड होता है, काफ़ी ब्रॉड होता है, यानी कि कई वेवलेंथ की जो है इसमें हमें
इसमें जो है कई वेवलेंथ की स्पेक्ट्रम मिलेंगी, हमें कई टाइप की वेवलेंथ की स्पेक्ट्रा इसमें मिलेंगी। ठीक है, तो कई वेवलेंथ की हैं, इसका मतलब कई फ्रीक्वेंसी की हैं। ठीक है, इस वजह से इस वजह से, इस प्रॉपर्टी की वजह से, क्योंकि डाई जो है वो स्ट्रॉन्ग एंड ब्रॉड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को प्रोड्यूस करता है, इस वजह से जो है ये जो डाई लेजर्स हैं इट कैन बी मेड ट्यूनेबल, इसलिए जो है इनको ट्यूनेबल बनाया जा सकता है। ट्यूनेबल मतलब कई, एक बैंड है फ्रिक्वेंसी का जिसमें कि कई फ्रिक्वेंसीज हैं, कई फ्रिक्वेंसीज की लाइट हैं, उसमें से हम कोई भी लाइट जो है वो चूज़ कर सकते हैं, किसी भी फ्रिक्वेंसी की लाइट चूज़ कर सकते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं ट्यूनेबल लेज़र। ठीक है, so by choosing different dyes one can obtain tunability from 3000 angstrom to 1.2 micrometer, that is 1.2 into 10 to the power minus 6, sorry 6 meter, and 1.2 into 10 to the power 4 into 10 to the power minus 10, 1.2 into 10 to the power minus 6 meter is equal to 1.2 into 10 to the power 4 in एंगस्ट्रॉम लिख देती हूँ मैं सीधे, 10 to the power minus 10 मीटर यानी कि एंगस्ट्रॉम। तो ये कितना हो गया आपका 12,000। ओके, सो 12,000 जो एंगस्ट्रॉम, यस 3,000 एंगस्ट्रॉम से 12,000 एंगस्ट्रॉम तक की जो डिफरेंट रेंज है फ्रीक्वेंसी की, वहाँ पर ट्यूनेबिलिटी को जो है ऑब्टेन किया जाता है। तो बाय चूजिंग द डिफरेंट डाई को चूज़ करके, जैसे हमने अभी पढ़ा डिफरेंट डाइज, तो डिफरेंट डाई को चूज़ करके जो है ट्यूनेबिलिटी ऑब्टेन की जा सकती है फ्रॉम दिस रेंज टू दिस रेंज। ओके, सो द लेवल्स इन्वॉल्व इन द absorption and lasing correspond to the various vibrational sublevels of the different electronic states of the dye molecule. So levels जो इस absorption में एंड लेजिंग में जो इन्वॉल्व हैं, यानी कि जो लेजिंग प्रोसेस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल लेवल्स हैं वो कॉरेस्पॉन्डिंग किसकी कॉरेस्पॉन्डिंग है, वो वेरियस जो वाइब्रेशनल सब लेवल्स हैं। ठीक है, वेरिएशन जो वाइब्रेशनल सब लेवल्स हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो डिफरेंट हम जो लेवल्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट है लेजिंग एक्शन में। ठीक है, और ये जो डिफरेंट वाइब्रेशनल सब लेवल्स हैं वो किसके हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स ऑफ द डाई मॉलिक्यूल। सो जो डिफरेंट स्टेट्स हैं डाई मॉलिक्यूल के, उनकी जो वाइब्रेशनल सब लेवल्स हैं उनके बीच में ये जो लेज़र ट्रांजिशन है ये अकर होती है। ओके, सो दिस फिगर शोज this figure shows a typical energy level diagram of a dye in which the S0 is the ground state, S1 is the first excited singlet state, and S2 is the second excited singlet state. So these are the singlet states. Okay, ठीक है, and T1 and T2 are the excited triplet states. ये जो T1 and T2 हैं, सॉरी T1 ये है, T2 ये है, ये दोनों जो हैं वो excited triplet states हैं। ठीक है, and each state consists of a large number of closely spaced vibrational and rotational sublevels. और जो प्रत्येक स्टेट है, ये सिंगलेट हो चाहे ट्रिपलेट हो, प्रत्येक जो स्टेट हैं वो वो कई क्लोजली स्पेस्ड वाइब्रेशनल और रोटेशनल सबलेवल से मिलकर के बना है। So because of the strong interaction with the solvent, the closely spaced sublevels are collision broadened. So strong, क्योंकि जो solvent है इसके साथ जो है डाई का strong interaction होता है, जिसकी वजह से कि जो closely spaced जो ये आपके दिख रहे हैं इसमें बहुत closely spaced
इनके बीच में कितना बहुत ये जो सब लेवल्स जो यहाँ हैं इनके बीच में बहुत कम डिफरेंस है। तो क्लोजली स्पेस जो सब लेवल्स हैं ये कॉलिजन ब्रॉडन हो जाते हैं और इस तरीके से हो जाते हैं कि ऑलमोस्ट ये एक कॉन्टिनम फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है? स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन की वजह से डाई का सॉल्वेंट के साथ। सो व्हेन डाई मॉलिक्यूल्स इन द सॉल्वेंट आर इरेडिएटेड बाय विजिबल और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, तो जब डाई मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सॉल्वेंट में रेडिएशन देते हैं, विजिबल और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है देते हैं, तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक्साइटेड होते हैं वेरियस सब लेवल्स ऑफ द स्टेट S1। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ से एक्साइटेड होंगे और वेरियस जो सब लेवल्स हैं इस S1 के, कई जो सब लेवल्स हैं इनकी तरफ जो है वो क्या होंगे? एक्साइटेड होंगे। ठीक है, एंड ड्यू टू, इसके बाद क्या होगा कि एक्साइटेशन होने के बाद क्या होगा? ड्यू टू द कॉलिजन्स विद द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, और इनके साथ जो है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के साथ जो है कॉलिजन होगा, तो मॉलिक्यूल्स जो है वो हायर वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल स्टेट ऑफ S1 जो ये होंगे, जो ये मॉलिक्यूल्स यहाँ एक्साइट हुए थे। ठीक है, वाइब्रेशनल और रोटेशनल स्टेट्स जो थी S1 की, यहाँ जितने भी मॉलिक्यूल्स पहुँच गए थे वो रिलैक्स हो जाएंगे और वापस आ जाएंगे किसमें? लोएस्ट लेवल V2 ऑफ द स्टेट S1। ये जो यहाँ ये जो लोएस्ट स्टेट है इसकी S1 की लोएस्ट स्टेट है यहाँ। ठीक है, तो यहाँ जो एक्साइटेड हुए थे ऊपर की जो स्टेट्स हैं, ऊपर की जो इलेक्ट्रॉनिक एंड वाइब्रेशनल रोटेशनल स्टेट है जो इस वाली लेवल की S1 लेवल की, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जो मॉलिक्यूल्स एक्साइट हो गए थे, यहाँ जो मॉलिक्यूल्स एक्साइटेड होकर के यहाँ चले गए थे, अब वो डी एक्साइट हो जाते हैं। क्यों? कॉलिजन की वजह से, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के कॉलिजन की वजह से वो डी एक्साइट होते हैं और यहाँ आ जाते हैं जो लोएस्ट स्टेट है S1 की, एंड दैट इज V2 इज द लोएस्ट स्टेट ऑफ द S1। ओके, सो मॉलिक्यूल फ्रॉम दिस लेवल V2, जो मॉलिक्यूल है इस V2 लेवल से वो स्पॉन्टेनियसली इमिट होते हैं एंड डी एक्साइड हो जाते हैं डिफरेंट सब लेवल्स ऑफ द S0 S0। ठीक है, तो यहाँ से ये जो है स्पॉन्टेनियसली एमिट होंगे और स्पॉन्टेनियसली एमिट होकर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफरेंट सब लेवल्स जो होंगे S0 के, इनमें जो है वो क्या करेंगे? पहुँच जाएंगे। एंड इसकी वजह से क्या होगा? फ्लोरोसेंट स्पेक्ट्रम इज फाउंड। इस वजह से हमें फ्लोरोसेंट स्पेक्ट्रम जो है मिलता है, एंड इट इज टू बी रेड शिफ्टेड अगेंस्ट द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। Okay, so in this way we have seen that the dye laser work, how the dye laser work uh, according to the energy level डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम से हमने देखा कि कैसे जो है इसमें फ्लोरेसेंट लाइट जो है प्रोड्यूस होती है, और इसमें जो मेन डिफरेंस है वो क्या है आपका कि ट्यूनेबल लेज़र है ये डाई लेज़र, और विजिबल रीजन में है ये। ठीक है, विजिबल रीजन में हमें वेवलेंथ जो है ये वेव जो है विजिबल रीजन की होती है। लेज़र इमिशन वेव जो है वो इमिटेड वेव जो है वो विजिबल रीजन की होती है। ठीक है, ऑर्गेनिक डाई लेज़र के केस में या डाई लेज़र के केस में। ठीक है, तो आपके पास डाई लेज़र आएगा तो आपने बस थोड़ा इतना ही लिखना है, और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो है हम कल अब सेमीकंडक्टर लेज़र्स के बारे में पढ़ेंगे, या फिर कोई और टॉपिक भी देख सकते हैं। ओके।